हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर वेल। जैसा कि आपको पता है, हम इस चैनल पे शेयर मार्केट रिलेटेड टॉपिक लाते रहते हैं। इससे पहले हम ऑप्शन स्ट्रेटजी, इंट्राडे स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू सेलेक्ट शेयर फ्रॉम स्टॉक मार्केट। हम ऐसे कौन सा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर चूज़ करें जो हम अपने पोर्टफोलियो में रखें तो हमारा प्रॉफिट जो हो काफ़ी अच्छा क्रिएट हो सके, हमारी अच्छी वेल्थ क्रिएट हो सके लॉन्ग टर्म में। ऐसे कौन से टूल्स या टेक्निक्स है जिनको हम यूज़ करके और स्टॉक को हम रिसर्च एनालाइज करके अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। ये ज़्यादा बड़ा मुश्किल काम नहीं है। हम आसानी से किसी भी शेयर्स को एनालाइज या उसके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी टेलीग्राम ग्रुप हो गया या कोई न्यूज़ ग्रुप या कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, ज़्यादा इनमें जुड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद अपना शेयर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और आने वाले लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो शेयर को सेलेक्ट करने के लिए हमें कुछ टूल्स, कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनको हम यूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमें उस बिज़नेस का नेचर समझना होगा। क्या उस बिज़नेस का नेचर कैसा है? क्या वो बिज़नेस ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जिसको फ्यूचर में उसकी डिमांड है, या कोई बिज़नेस ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जिसकी फ्यूचर में कोई ज़रूरत ही नहीं है? उसका तो ऑब्वियसली शेयर प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। और जो कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बना रही है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, कोई न्यू सॉफ्टवेयर हो गया, या कोई यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट हो गया, या इनोवेटिव प्रोडक्ट हो गया, अगर कोई कंपनी ऐसे प्रोडक्ट बना रही है तो इसका मतलब है वो कंपनी ग्रोथ करेगी, उसका शेयर भी ग्रोथ करेगा। लेकिन कोई कंपनी ऐसी है जैसे अनयूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है, अनइनोवेटिव या ओल्ड टेक्नोलॉजी वाले प्रोडक्ट बना रही है, जैसे कि कुछ कंपनियां थी लास्ट टाइम में, नोकिया, मोटोरोला, तो इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड नहीं किया, इस वजह से इनके शेयर प्राइस गिरते रह गए। और कुछ कंपनी हैं जैसे सैमसंग्स हो गया, एप्पल्स हो गया, तो इन्होंने अपने इनोवेशन पर ध्यान दिया और इसलिए इनके शेयर प्राइस धीरे धीरे बढ़ते गए। फॉर एग्जाम्पल गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो। ठीक है, तो हमें उस कंपनी के बिजनेस नेचर के बारे में समझना पड़ेगा। दूसरा है उस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है, क्या उस कंपनी की प्रॉफिट ईयर बाय ईयर ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इसको भी हमें चेक करना पड़ेगा। ठीक, और भी बहुत सारे टूल्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम चलते हैं स्क्रीन पर और अपने टूल्स को लगाते हैं स्क्रीनर पर। और आप चाहे तो टिकट टैब का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आई विल रिकमेंड स्क्रीनर का यूज़ करें आप। ओके, तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पे। हेलो फ्रेंड्स, अब हम स्क्रीन पे आ गए हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ कितनी है। अगर अब कंपनी ईयर बाय ईयर अपना प्रॉफिट बढ़ा रही है तो इसका मतलब उसका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा और उसका डिविडेंड यील्ड भी बढ़ेगा, और साथ ही साथ कंपनी की ग्रोथ तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो हमें इन्वेस्टमेंट के लिए वही शेयर सेलेक्ट करने हैं जिसमें प्रॉफिट डे बाय डे ग्रोथ हो रहा हो। ओके, अगला पॉइंट हम जो देखेंगे कंपनी का, वो है नेचर ऑफ बिजनेस। उस कंपनी का नेचर क्या है, उस कंपनी का टाइप क्या है, किस टाइप के प्रोडक्ट वो बनाती है। अगर कोई कंपनी गैजेट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, इनोवेटिव प्रोडक्ट या यूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है तो इन फ्यूचर उस कंपनी की ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। इसका उल्टा सीधा, अगर कोई कंपनी अननेसेसरी प्रोडक्ट बना रही है, जैसे प्लास्टिक कैरी बैग बना रही है, ओल्ड टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बना रही है, या अनयूज़र फ्रेंडली प्रोडक्ट बना रही है, उस कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ होने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर है। जैसे नोकिया हो गया, मोटोरोला हो गया, इन्होंने टाइम के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड नहीं किया, तो इसके लिए पीछे रह गए। और उनके कॉम्पिटिटर्स जो है सैमसंग्स हो गया और एप्पल हो गया, ये सारे के सारे इनको कॉम्पीट करके इनसे आगे बढ़ गए। इसीलिए बिजनेस का नेचर हमेशा इनोवेटिव होना चाहिए और हमेशा नई नई टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करने वाला उसका नेचर होना चाहिए। जैसे आज के टाइम में हम देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी क्रेज है, तो आप उस स्टॉक को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो बना रही है उस कंपनी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, अगला जो पॉइंट है हम देखेंगे वो है मार्केट कैपिटल। मार्केट कैपिटल कैसे पता करते हैं? करंट मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाई बाय टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ओके, मार्केट कैपिटल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लार्ज कैपिटल, दूसरा है मिड कैपिटल, तीसरा है स्मॉल कैपिटल। स्मॉल कैपिटल में
5,000 करोड़ से नीचे वाला आ जाते हैं, मिड कैपिटल में 5,000 से 20,000 करोड़ के बीच में, और लार्ज कैप में 20,000 करोड़ से ऊपर वाली जो कंपनियां होती है वो आ जाती है, जैसे TCS, रिलायंस, HDFC बैंक, ICICI बैंक, ये है। ओके, लार्ज कैप में एक बेनिफिट है, इसमें रिस्क कम है, रिटर्न सेफेस्ट है, थोड़ा लो है बट सेफेस्ट रिटर्न है। अगर आपको बड़ा पैसा लगाना है तो आप लार्ज कैप में लगाएंगे। मीडियम कैप में मीडियम रिटर्न है और मीडियम रिस्क है। वहीं अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो रिटर्न तो हाई है पर उसका रिस्क भी हाई रहेगा। ओके, स्मॉल कैप में आप थोड़ा बहुत पैसा लगा सकते हैं, मिड कैप में स्मॉल कैप से थोड़ा ज़्यादा, और लार्ज कैप में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, अगला जो पॉइंट आता है वो है कंपनी पे डेब्ट कितना है, यानी कर्ज कितना है। जितना ज़्यादा कर्ज कंपनी पर रहेगा, कंपनी उतनी ही कम प्रॉफिटेबल रहेगी या नॉन प्रॉफिटेबल भी रह सकती है। इसलिए लो डेब्ट हाई प्रॉफिटेबिलिटी और हाई डेब्ट लो प्रॉफिटेबिलिटी। आप उसी कंपनी को सेलेक्ट कीजिए जिनका डेब्ट जो है वो कम हो। ओके, अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं हम। अगला पॉइंट जो है हमारा वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? नेट इनकम एनुअल डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर्स इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी आप कोशिश कीजिए कि जिसका 15% से ज़्यादा हो। इट मीन्स कंपनी गुड रिटर्न दे रही है, 15% रिटर्न। रिटर्न इक्विटी मतलब यही है कि उसकी इक्विटी पे आपको कितना रिटर्न शेयर होल्डर्स को मिल रहा है, शेयर होल्डर्स की इक्विटी पे उसको कितना रिटर्न मिल रहा है, इसे कोई रिटर्न ऑन इक्विटी कहती है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 15 से ज़्यादा होनी चाहिए। ये रिटर्न ऑन इक्विटी कैसे देखते हैं वो मैं screener.com पे आपको ले जाके बताऊंगा, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो हम देखेंगे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड कर रही है अपना प्रॉफिट कमाने के लिए या रिटर्न कमाने के लिए, उसको बोलते हैं ROC। ओके, ये कम से कम 20% तो होना ही चाहिए एटलीस्ट। इसका मतलब कंपनी अच्छा रिटर्न दे रही है। इसको भी अभी हम screener.com पे पता करेंगे। इनको इन सब चीज़ों को हम फिल्टर बना सकते हैं screener.com पे। वो कैसे बनाते हैं हम आगे पता करेंगे। अगला जो पॉइंट आता है वो है प्राइस अर्निंग रेशियो। ओके, प्राइस अर्निंग रेशियो को कैलकुलेट करने का बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। प्राइस अर्निंग रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग बाय द मार्केट कैपिटल ऑफ योर शेयर बाय अर्निंग पर शेयर। फॉर एग्जाम्पल, द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर ऑफ कंपनी ABC 19 एंड द अर्निंग पर शेयर इज 10 रुपीज़, यानी PE कितना हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाय 10, 19 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल टू 10। मतलब 1 रुपया कमाने के लिए हमें कितने रुपए इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, इसको बोलते हैं PE रेशियो। PE रेशियो कम से कम 20 से कम या 20 के आसपास होना अच्छा माना जाएगा। नेगेटिव होना बिल्कुल अच्छा नहीं माना जाएगा, ठीक है। PE रेशियो 20 के आसपास ही होना बेटर रहता है, 15-20 के आसपास ही बेटर रहेगा, ठीक है। अगला पॉइंट जो हमारा आता है वो है अर्निंग पर शेयर, जिसे EPS बोलते हैं। अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है नेट इनकम माइनस डिविडेंड पेमेंट डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज शेयर आउटस्टैंडिंग। EPS जिस कंपनी का ज़्यादा रहेगा इसका मतलब वो कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी, ठीक है। EPS कैसे देखते हैं किसी कंपनी का, आप कैसे उसको कंपेयर कर सकते हैं अपने इंडस्ट्री सेक्टर से, वो हम आगे स्क्रीन पर देखेंगे। EPS के बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो है डिविडेंड यील्ड। कोई भी कंपनी अपने एनुअल कितना डिविडेंड दे रही है उसको डिविडेंड यील्ड बोलते हैं। डिविडेंड यील्ड का फॉर्मूला है एनुअल डिविडेंड डिवाइडेड बाय करंट स्टॉक प्राइस। अपने स्टॉक प्राइस पे कितना डिविडेंड वो दे रही है, ठीक। जो कंपनी अच्छा डिविडेंड दे रही है हम उसी में इन्वेस्टमेंट करेंगे। कई कई कंपनियां होती है जो 10-10%, 7-7% रिटर्न डिविडेंड पे ही दे देती है, तो हम उन कंपनी को फिल्टर करेंगे जो डिविडेंड अच्छा देती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा वो है फ्री कैश फ्लो। फ्री कैश फ्लो मतलब होता है कंपनी के पास कितना कैश है जिसे वो अपने कंपनी के ग्रोथ के लिए या
शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करने के लिए यूज़ कर सके। कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो का फॉर्मूला है सेल्स रेवेन्यू माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट टैक्सेस माइनस इन्वेस्टमेंट नीड इन ऑपरेटिंग कैपिटल। ओके, दूसरा फॉर्मूला है फ्री कैश फ्लो इज इक्वल टू टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट विद टैक्स माइनस टोटल इन्वेस्टमेंट इन ऑपरेटिंग कैपिटल। ओके, अगर कंपनी के पास कैश फ्लो ज़्यादा रहेगा तो वो अच्छा डिविडेंड पे कर सकती है और कंपनी को ग्रोथ में भी वो पैसा लगा सकती है। कैश फ्लो नेगेटिव में नहीं रहना चाहिए। जिस कंपनी का कैश फ्लो नेगेटिव है या जीरो है उस कंपनी में हम अवॉइड ही करेंगे। ओके, अगला पॉइंट जो है वो है हमारा प्रमोटर होल्डिंग। द परसेंटेज ऑफ शेयर दैट आर हेल्ड बाय प्रमोटर्स ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी के प्रमोटर के पास कितने परसेंट शेयर हैं। कम से कम किसी भी कंपनी के प्रमोटर के पास 50% शेयर तो होने ही चाहिए ताकि उसकी डिसीजन कैपेसिटी अच्छी हो। ओके, तो हम उन्हीं कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे जिन कंपनी में कम से कम 50% प्रमोटिंग शेयर होल्डर हो। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्लेज शेयर, यानी प्रमोटर ने कितने अपने शेयर बैंक्स या अदर बैंक्स इन्वेस्टमेंट बैंक में प्लेज कर रखे हो। प्लेजिंग इट्स नॉट गुड। अगर किसी कंपनी के पास हाई प्लेज शेयर है तो उस कंपनी को आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं ले सकते। इट शुड नॉट बी हाई। ओके, अगला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू शेयर होल्डर्स इक्विटी माइनस प्रीफर्ड शेयर इक्विटी डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स। बुक वैल्यू नॉर्मल यही होती है कि मान लो कल कंपनी दिवालिया या बंद हो जाती है, वो अपने शेयर होल्डर को कितना पे आउट करेगी। ओके, कई कंपनियां देखेंगे जैसे HDFC बैंक वगैरह हो गया, ये अपने बुक वैल्यू से 10 गुना 8 गुना प्राइस, मतलब उसके बुक वैल्यू है 200 रुपये 300 रुपये और वो शेयर का प्राइस भाग रहा है 1500 रुपये तक, तो इसका मतलब है कि वो अपने बुक वैल्यू से 5 गुना या 6 गुना ट्रेड कर रहा है। एक्चुअल में शेयर प्राइस का कम ज़्यादा होना डिमांड सप्लाई, मतलब बाइंग सेलिंग, जो बायर बाय करता है सेलिंग सेलर सेल करता है, उस पर डिपेंड करता है। ओके, अगर कोई कंपनी का बुक वैल्यू से बहुत ही ज़्यादा 7-8 गुना ज़्यादा प्राइस है तो इसका मतलब वो ओवर वैल्यूड है। अगर वो कंपनी कल के दिन बंद हो भी जाती है तो अपने शेयर होल्डर को जितना उसका बुक वैल्यू है उतना ही पे करेगी। ओके, आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम इन सारे पॉइंट्स को स्क्रीनर पे रन करके देखते हैं कैसे काम करते हैं। ओके, तो इसके लिए सबसे पहला screener.com पे आ जाइए। screener.in है ये, इसमें मैंने अपनी एक वर्क लिस्ट बना रखी है। ये मैंने पॉइंट्स कुछ ऐड कर रखे हैं, इनको कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको सिखाता हूँ। इसमें सबसे पहले एडिट कॉलम पे जाएंगे। पहले मैं इन सबको हटा देता हूँ ताकि मैं वापस लगा के आपको दिखा सकूँ। ओके, ठीक है। अब मैं धीरे धीरे करके सारे पॉइंट्स लगाऊंगा जो भी हमने डिस्कस किए हैं। सबसे पहले हम किसी भी शेयर का क्या देखते हैं, करंट मार्केट प्राइस। तो यहाँ लिख दीजिए करंट प्राइस, ये नीचे से तीसरा नंबर करंट प्राइस है, इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, करंट प्राइस यहाँ इसका कॉलम आ गया। उसके बाद हम उसका मार्केट कैपिटल देखेंगे कि उसकी मार्केट कैपिटल कितनी है। उसके बाद हम उसका डेब्ट टू इक्विटी देख लेंगे। डेब्ट टू इक्विटी मतलब इसकी इक्विटी पे कितना डेब्ट है, ये 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2% से ज़्यादा होना अच्छा नहीं माना जाता। एक्सेप्शनल बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में ये कम से कम 5-6% हो सकता है, बैंकिंग फाइनेंस परसेंट में, लेकिन ज़्यादा ही है किसी के पास 10-12-15% है तो वो भी अच्छा नहीं माना जाएगा बैंकिंग सेक्टर में भी। ठीक है, और जैसे IT सेक्टर है वहाँ तो 1 या 2 से ज़्यादा तो बिल्कुल होने ही नहीं चाहिए IT सेक्टर में। ठीक है, तो ये डेब्ट टू इक्विटी हो गया। डेब्ट टू इक्विटी हम कोशिश करेंगे जिसका 2 या 2 से कम हो उसी कंपनी में हम इन्वेस्ट करेंगे। ओके, अगला पॉइंट हमने देखा था ROC पढ़ा था, ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रहा ROC आ गया, ROC यहाँ ऐड भी हो गया। और अगला था ROE रिटर्न ऑन एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, यहाँ हम क्लिक कर दिया। अगला पॉइंट था P रेशियो,
प्राइस टू अर्निंग, ये रहा प्राइस टू अर्निंग, यहाँ पे हम क्लिक कर लेंगे, यहाँ आ गया प्राइस टू अर्निंग। अगला जो था वो था ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ईपीएस, ये आ गया ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। अगला पॉइंट था डिविडेंड यील्ड, डिविडेंड यील्ड, ये डिविडेंड यील्ड आ गया, जिसका डिविडेंड अच्छा होगा हम उसी में इन्वेस्ट करेंगे। ओके, अगला क्या पॉइंट था, अगला पॉइंट था प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग, प्रमोटर होल्डिंग पे क्लिक करते हैं तो ये प्रमोटर के कितने % शेयर होल्ड है वो आ जाएंगे। उसका अगला पॉइंट था प्लेज, कंपनी के कितने शेयर गिरवी है, प्लेज परसेंटेज में आएगा, ठीक है। और अगला पॉइंट था कंपनी के पास कितना फ्री कैश फ्लो है, फ्री कैश फ्लो पे लास्ट ईयर क्लिक कर देंगे, फ्री कैश फ्लो कितना है कंपनी के पास ये दिखा देगा। और अगला पॉइंट था लास्ट बुक वैल्यू, कंपनी का बुक वैल्यू कितना है। ये सारे हमने पॉइंट ऐड कर लिए हैं, करंट प्राइस, मार्केट कैपिटल, डेब्ट टू इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, प्राइस टू अर्निंग, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड, प्रमोटर होल्डिंग, प्लेज परसेंटेज, फ्री कैश फ्लो और बुक वैल्यू, ठीक है। इन सबको हम कर देंगे सेव। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ गए सीएमपी, मार्केट कैप, डेब्ट इक्विटी, आरओसीई, आरओई, पीई, ईपीएस, डिविडेंड यील्ड, प्रमोटर होल्डिंग, प्लेज, फ्री कैश फ्लो और बुक वैल्यू। ओके, अब टाटा, ये मैंने कुछ 4 शेयर लगा रखे हैं, लेकिन आप इसके पीयर से इसको कंपेयर करेंगे, ठीक है। आपको जब भी कोई शेयर कंपेयर करना हो तो उस सेक्टर के पीयर से कंपेयर करेंगे। ओके, अब जैसे पीयर कंपेरिजन हम किया वही सारे कॉलम आ गए हैं ऊपर। ओके, टाटा स्टील सबसे बड़ा मार्केट कैपिटल मेटल सेक्टर में है, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू दोनों ही हैं, दोनों के मार्केट कैपिटल लगभग बराबर ही है। ओके, अब हम देखते हैं डेप्थ इक्विटी, डेब्ट इक्विटी सब में ही अच्छा है, 2 से कम होना चाहिए, अच्छी बात है। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो 20 होना चाहिए, लेकिन 20 तो सिर्फ एपीएल में ही है और जिंदाल स्टील में, लेकिन इनमें प्रॉब्लम ये है जिंदाल स्टील में, ये आप यहाँ देख रहे हैं 87% इसके जो शेयर है वो गिरवी है। तो हम जिंदाल स्टेन हिसार में तो हम एटलीस्ट नहीं जाएंगे और जिंदाल स्टेनलेस में भी नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ के शेयर गिरवी है। आप सेल में जा सकते हैं, सेल के शेयर 0 गिरवी, एपीएल अपोलो ट्यूब्स के भी शेयर बिल्कुल गिरवी नहीं है। और हम अगला पॉइंट देखेंगे आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये भी एपीएल अपोलो ट्यूब्स का अच्छा है और जेएसडब्ल्यू स्टील का भी अच्छा है। ओके, पीई रेशियो, मतलब 1 रुपये कमाने के लिए हमें कितना रुपये लगाना पड़ेगा, एपीएल अपोलो में ये चीज़ अच्छी नहीं है, 40 रुपये लगा के आपको सिर्फ 1 रुपया मिलता है, तो ओवर रेटेड ये शेयर है। लेकिन अगर हम इसी की बात करें तो टाटा स्टील इसमें काफ़ी बेटर है और जेएसडब्ल्यू भी अच्छा है और सेल भी अच्छा है काफ़ी, ठीक है। ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, ये सबसे ज़्यादा टाटा स्टील का है, डिविडेंड सबसे ज़्यादा टाटा स्टील देती है, प्रमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा वैसे तो टाटा स्टील बीएसएल की है, प्लेज 0 है टाटा स्टील बीएसएल की, फ्री कैश फ्लो भी सबके अच्छे ही हैं, लेकिन इसका एपीएल अपोलो ट्यूब्स का ज़्यादा अच्छा लगा नहीं मेरे को, ठीक है। बुक वैल्यू की बात करें तो सारे ही ओवररेटेड है, जैसे जेएसडब्ल्यू का बुक वैल्यू है 193, शेयर प्राइस है 684, मतलब लगभग 3 से 4 गुना ट्रेड कर रहा है, 3.5 गुना ट्रेड कर रहा है अपने बुक वैल्यू से। टाटा स्टील जो है 610 इसका बुक वैल्यू है और 1372, लगभग 2-2.5 गुना बुक वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है। सेल 109, 119, ये ठीक है, इस शेयर को लिया जा सकता है, अच्छा शेयर है, इसकी प्लेज भी नहीं है, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, ईपीएस भी अच्छा है, पी रेशियो भी अच्छा है काफ़ी, आरओई भी अच्छा तो नहीं है लेकिन फिर भी चल जाएगा, आरओसीई भी अच्छा तो नहीं है इसका, और डेब्ट टू इक्विटी अच्छा है काफ़ी। और हम अपोलो टायर्स की, अपोलो ट्यूब्स तो हमें लेना ही नहीं, इसका प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छा नहीं है। टाटा बीएसएल की बात करें तो टाटा बीएसएल काफ़ी बेटर लगता है अगर हम किसी और से कंपेयर करें तो, प्रोमोटर होल्डिंग भी अच्छी खासी है, डिविडेंड नहीं देता ये, ईपीएस 51 अच्छा है काफ़ी, पी भी काफ़ी अच्छा है, आरओई ज़्यादा अच्छे तो नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। तो अगर आप मेटल सेक्टर में पूछेंगे तो मेरे को टाटा स्टील और टाटा स्टील बीएसएल काफ़ी बेटर लगते हैं। वैसे जेएसडब्ल्यू भी अच्छा है नो डाउट, सेल भी अच्छा है, आप इनमें से किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम
अगला पॉइंट, वैसे टाटा स्टील काफ़ी बेटर लग रहा है अगर हम किसी और से कंपेयर करो, टाटा बीएसएल भी काफ़ी बेटर है। ओके, अगर हम किसी और इंडस्ट्री की बात करें, जैसे मैं अपनी वॉच लिस्ट में आ जाता हूँ, सीमेंट इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो आप खुद देख सकते हैं मार्केट कैपिटल में सबसे बड़ा सीमेंट सेक्टर अल्ट्राटेक सीमेंट, श्री सीमेंट और फिर अंबुजा सीमेंट, फिर एसीसी है। ठीक है, बुक वैल्यू से तो सारे शेयर ज़्यादा ही ट्रेड कर रहे हैं, तो हम इसमें प्लेज देखेंगे, सब में 0% प्लेज, अच्छी बात है। प्रोमोटर होल्डिंग सबसे ज़्यादा जो है वो है 63% अंबुजा सीमेंट के बाद, अच्छी बात है। डिविडेंड भी सबसे ज़्यादा अंबुजा सीमेंट देता है। ईपीएस भी अंबुजा सीमेंट का इतना अच्छा तो नहीं है अगर हम किसी और से कंपेयर करें तो। पीई रेशियो ठीक है, 20 के आसपास ही है। आरओ इतना बेटर नहीं है, आरओसी ठीक ठाक है। डेप नहीं है, बहुत अच्छी बात है। अंबुजा सीमेंट, मतलब अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, आप दोनों में किसी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, दोनों स्टॉक फंडामेंटल तरीके से स्ट्रॉन्ग है। अगला स्टॉक हम देखते हैं आईटी सेक्टर में, देख लेते हैं। जैसे आईटी सेक्टर की मेरी पसंदीदा कंपनी टीसीएस है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। टीसीएस का बुक वैल्यू से तो ये बाबा, ये तो काफ़ी लगभग 13-14 टाइम ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। लेकिन सारे ही शेयर हम देखेंगे काफ़ी अपने, ये एचसीएल थोड़ा सा बेटर लगा मेरे को, 220 है और ये 1117 है, लगभग 5 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है। अगर हम किसी और से कंपेयर करें तो ये काफ़ी बेटर है। एचसीएल या विप्रो भी काफ़ी अच्छा है, 6 गुना ज़्यादा ट्रेड कर रहा है अपनी बुक वैल्यू से, जो इसकी 100 है। ओके, तो एचसीएल विप्रो आप ले सकते हैं। इनके और भी पॉइंट देख लीजिए, डेप्थ कम है, इक्विटी आरओई भी अच्छे है, पी भी अच्छा है, मतलब एचसीएल इन मामलों में काफ़ी अच्छा शेयर लगा है मेरे को, तो आप एचसीएल इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, अब हम एक सेक्टर और कंपेयर कर लेते हैं लास्ट, वो है बैंकिंग सेक्टर, जिसमें मैं एचडीएफसी बैंक को प्रेफर करता हूँ। सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, उसके बाद आईसीआई बैंक है, कोटक बैंक है। ओके, बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू आईसीआई बैंक की नहीं दे रखी है। उसका रीज़न हो सकता है क्योंकि उसके पास प्रोमोटर होल्डिंग है वो 0 है। आईसीआई बैंक के पास प्रोमोटर होल्डिंग 0 है, इसको आप चेक लीजिए। मैं इसमें अभी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस तो नहीं दे सकता। ओके, प्रोमोटर होल्डिंग वैसे बैंकिंग सेक्टर में कम ही होती है, फिर भी 25, 26, 28 होनी ही चाहिए अगर हम इनके इंडस्ट्री सेक्टर से कंपेयर करें तो एचडीएफसी बैंक की 25% है। डिविडेंड तो कोई देता ही नहीं है, तो हम कंपेयर ही क्या करें। ईपीएस जो है सबसे अच्छा मेरे को लग रहा है वो है एचडीएफसी बैंक का। पी रेशियो लगभग सबके बराबर ही है, 25 इसका अच्छा है एचडीएफसी बैंक का। आरओई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी वैसे तो एयू स्मॉल फाइनेंस का अच्छा है, लेकिन इसे शेयर जो है इसके पास, वैसे तो एयू फाइनेंस अच्छा है बट इसमें डिविडेंड आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। प्रोमोटर होल्डिंग ठीक है। एयू फाइनेंस भी अच्छा शेयर है, आप इसको भी ले सकते हैं। और बंधन बैंक तो आप बिल्कुल ना लीजिए क्योंकि सब कैश फ्लो नेगेटिव में चल रहा है। इंडसइंड बैंक की बात करें हम, इंडसइंड बैंक के पास 45% के शेयर ही गिर हुई है। इंडसइंड बैंक भी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। एक्सिस बैंक ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है। कोटक महिंद्रा बैंक में मेरे को जो कमी लग रही है वो पी रेशियो की लग रही है। पी रेशियो से 33 है, मतलब बहुत ज़्यादा है। मतलब 33 रुपये दे के आप 1 रुपये कमा सकते हो, और इसमें एचडीएफसी बैंक में 25 रुपये दे के भी 1 रुपये कमा सकते हो, और एयू फाइनेंस में आपको 34 रुपये दे के 1 रुपया कमाना पड़ेगा। तो एयू फाइनेंस भी अच्छा नहीं लगा। मतलब बैंकिंग सेक्टर में जो मेरे को सबसे अच्छा लग रहा है वो एचडीएफसी बैंक है। एचडीएफसी बैंक में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, इसी तरह से आप अलग अलग सेक्टर में कंपेयर कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो नीचे आप कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, अब जैसे हम स्क्रीनर पे यूज़ कर रहे थे, एक अलग साइड भी है, उसका नाम है टिकर टैप। नाम सुना होगा आपने। टिकर टैप में भी आप ऐसे एनालाइज कर सकते हैं। कैसे करते बता देता हूँ आपको। स्क्रीनर पे जाएंगे, यहाँ टिकर टैप पे क्लिक किया, फिर स्क्रीनर पे क्लिक किया, स्क्रीनर पे जाएंगे। ओके, यहाँ एक ऐड फिल्टर का ऑप्शन है, ऐड फिल्टर पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ डेब्ट टू इक्विटी है, डेब्ट टू इक्विटी पे क्लिक कीजिए, डेब्ट टू इक्विटी आ जाएगा। आरओई देखना हो, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी के कैपिटल करेंगे तो रिटर्न इक्विटी आ जाएगा। आरओसी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब और भी जितने भी मैंने कॉलम बनाए थे यहाँ स्क्रीनर पे, ये सारे के सारे आप यहाँ पे ऐड करके टिकर टैप भी देख सकते हैं। ओके, आप देख रहे हैं
शेयर इसमें डिफ़ॉल्ट आते हैं, उसमें शेयर ऐड करने पड़ते हैं। उसमें शेयर ऐड कैसे करते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ सबसे पहले आप जाएंगे अपनी कोर वॉच लिस्ट में, वॉच लिस्ट पे जाएंगे, यहाँ मैनेज कंपनी पे क्लिक करेंगे, कोई भी कंपनी डाल दीजिए, जैसे मैं ब्रिटानिया डाल देता हूँ, ब्रिटानिया डाल दिया, बजाज फाइनेंस डाल देता हूँ, बजाज फाइनेंस, ठीक है, ऐड कर दिया। तो आप देखेंगे मेरी वॉच लिस्ट पे आके, तो ये मैंने बजाज फाइनेंस ब्रिटानिया अभी ऐड किया है। ओके, तो आप इस तरीके से वॉच लिस्ट बना सकते हैं और इनको क्लिक करके इनके जो इंडस्ट्री कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके, टिकट टैब में जो है ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट होती है वॉच लिस्ट मार्केट कैप के अकॉर्डिंग, जिसकी मार्केट कैपिटल ज़्यादा है वो ऊपर है, जिसकी मार्केट कैपिटल नीचे हो रही है तो वो नीचे, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल रिलायंस की है। ओके, और इसमें आप कैसे फ़िल्टर डालते हो वो मैंने आपको बता दिया है, और आप ये देख सकते हैं इसमें फ़िल्टर जो भी है सारे डेटा इसमें भी बता देगा। ओके, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको शेयर मार्केट रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको कोई कोर्स करना हो तो नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क करें, और नीचे मेरा मेल आईडी भी दे दिया गया है। इस वीडियो को जितना हो सके उतना लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, इसी के साथ गुड बाय, अलविदा लेता हूँ आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।